जेल से जो बाहर आए हैं, बाहरी दुनिया में भी आपका बहुत स्वागत है। जब हमारी इससे पहले बातचीत हुई थी तो आप बड़े इसी के बाद मैं जेल चला गया। आपको याद है? जिस जेल में मुझे रखा गया था, जेल नंबर 2 में, उसी के एक हिस्से में जो आप कह रहे हैं हाई रिस्क वाले वो लोग थे। छोटा राजन उसी में है। तो ऐसे तमाम लोग थे। उनके बीच कभी प्रचार किया आपने कि भाई जेल में बंद है, जब बाहर आना तो आम आदमी पार्टी को वोट देना? कई बार तो मैं निकलता था तो वो लोग नारा लगाते थे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तो दूसरे सेल से सब चिल्लाते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी होता था। क्या है, लोग क्या सोचते हैं जेल के बारे में? ये सोचते हैं कि साहब वो 4 खाने का कुर्ता और पैजामा पहन के आपको दिन भर पत्थर तोड़ना, अब वो सब काम नहीं होते। मतलब ये सब खाली फिल्मों में दिखाए जाते हैं। अच्छा, आपका प्लान बी क्या है? अगर मान लीजिए कि केजरीवाल बहुत दिन तक अंदर जेल में रहते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? कुछ तो प्लान बी तैयार किया होगा। सरकार चलेगी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं है। गिरफ्तारी के विरोध में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, सब जुटे हुए हैं, लेकिन राघव चड्ढा नहीं दिख रहे। वो कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए। कब तक आएंगे? अब मेरी जानकारी में, क्योंकि जब से मैं आया लगातार काम में ही जुटा हूँ, तो मुझे इस बात की जानकारी है। संजय सिंह का नाम आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। कुछ समय पहले ईडी ने उन्हें दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। करीब 6 महीने जेल में रहकर वो बाहर निकले हैं। अब लोकसभा चुनाव कर प्रचार कर रहे, काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन कुछ समय हमें दे दिया बातचीत के लिए। तो आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या है। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं। तो संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका एबीपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जेल से जो बाहर आए हैं, बाहरी दुनिया में भी आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जेल में आपने 6 महीने बिताए, खूब सारे आपने मंथन किए, और मुझे लगता है कि ये उसी का असर है कि आपने बाहर आते ही ये कैंपेन लॉन्च कर दिया, जेल का जवाब वोट से। ये क्या है सर? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन हमने इसलिए शुरू किया कि आज एक तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जनता के बीच में हम जाएं और उनसे ये अपील करें कि भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने दिन रात आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, उनको आज जेल में डाल दिया गया है। और इसलिए अब जेल का जवाब आप वोट से दीजिए। जब भी वोट देने के लिए जाइए, अपने बच्चों का चेहरा देख के जाइए जिनके लिए अच्छी शिक्षा मिली, बुजुर्गों का चेहरा देख के जाइए जिनको तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया केजरीवाल जी ने। आप माताओं बहनों का चेहरा देख के जाइए जिनके लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम किया। और बिजली का बिल और पानी का बिल ज़रूर देख के जाइए जहाँ 0 बिल आता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको आज इतना काम करने के बावजूद जेल में डाल दिया गया है, जेल का जवाब वोट से दीजिए। अभी भी आपके जो 3 नेता हैं, 2 नेता हैं, अभी भी जेल में हैं। सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन हैं। तो उनकी तस्वीर इस पोस्टर पे नहीं है, आपकी भी नहीं है। आप भी तो बाहर निकले हैं। नहीं, देखिए, पार्टी के जो मुखिया होते हैं उन नाम और सभाओं में हर जगह हम लोग बाकी सारे साथियों का जिक्र कर ही रहे हैं। संजय जी, जब हमारी इससे पहले बातचीत हुई थी तो आप बड़े इसी के बाद मैं जेल चला गया। आपको याद है? तो बड़े हंसते खेलते बातचीत हुई थी और बड़े ऊर्जावान थे उस समय आप, और अभी भी बड़ी वही ऊर्जा दिखाई दे रही है आपके अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो जेल में आपने क्या किया 6 महीने? 6 महीने में बहुत सारी किताबें पढ़ी और वहाँ पे म्यूजिक रूम भी होता था, वहाँ भी जाते थे। बैडमिंटन कोर्ट होता था, वहाँ भी थोड़ा समय बिताते थे। वॉक भी करते थे और दोनों टाइम थोड़ा मेडिटेशन भी करते थे। अच्छा, तो समय अच्छा बीता। योगा भी चलता था? हाँ, शुरू में जरूर 11-12 दिन तकलीफ हुई, ज़्यादा सख्ती की, किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर जो सामान्य कैदियों के जो अधिकार थे वो थे। और खुद से कपड़े साफ करना, खुद से झाड़ू लगाना, खुद से बर्तन साफ करना, हॉस्टल लाइफ की याद आ गई। जैसे उस टाइम में किया करते थे वैसे बिताया 6 महीने। तो जब आप जैसे यहाँ पे आप बाहर हैं तो आप तमाम लोगों से मिलते जुलते हैं, पीसी कर रहे हैं, कहीं मन से आप बोल रहे हैं, तो वहाँ ये सब आप मिस नहीं करते थे? बहुत मिस करते थे। बहुत फ़ोन नहीं होता था मेरे पास किसी से। जितनी दिन भर में जितना मेरा मिलने का कार्यक्रम रहता है लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके लिए फ़ोन करना, उनके लिए काम, वो तो बहुत मिस कर रहा था। लेकिन ये हर दिन सोचता था कि जिस दिन निकलेंगे 4 गुना ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे।
जैसे हम लोग बाहर हैं तो हम लोग सुनते हैं कि भाई जेल में अंडा सेल होता है, एक तन्हाई बैरक होता है। तो आपका कमरा कैसा था? नहीं, एक छोटा सा कमरा था और इसका मान लीजिए कि आधा रहा होगा, इस कमरे का आधा या एक तिहाई ऐसे मान लीजिए। तो उसी में 3 लोग रहते थे, एक कमरे में। एक कमरे में। बाकी 2 लोग कौन और बाकी 2 लोग भी अलग अलग मामलों में थे। और पीछे वॉशरूम था, बस इतना था। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जब आप जेल गए तो जेल में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कोई चोरी करके आया है, कोई डकैती करके आया है, अलग अलग मामले। तो कैदियों के बीच में, ऐसे अपराधियों के बीच में आपको कैसा लगता था? देखिए, पहली यात्रा नहीं थी जेल की मेरी। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं जमानत उठा के जेल गया हूँ। और सुल्तानपुर में, मेरे जिले में, ये हिस्ट्री में दर्ज है। तब मैं उस समय समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव हुआ करता था। घेरा डालो डेरा डालो एक आंदोलन हुआ था समाजवादी पार्टी का। तो उसमें मुझे जेल में डाला गया। और जब जेल में डाला गया तो बाकी सबकी जमानत हो गई, 2 साथी रह गए। और उसी के बाद दीपावली का त्यौहार था। तो मैंने सोचा भाई सब लोग तो निकल गए, लेकिन हमारे 2 साथी अभी जेल में रह गए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो मैं गया और मजिस्ट्रेट के सामने हमने अपनी जमानत उठाई और दोबारा फिर हम जेल में आए। अच्छा। तो हम तो जमानत उठा के जेल में गए। हमारे एक साथी थे विधायक उस समय, अनूप संडा जी, वो भी हमारे साथ जेल में गए, जमानत उठा के जेल गए। उसका कोई खौफ या कोई ये कि साहब यहाँ पे इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, वो है तो है, हम अपने काम से गए हैं। अच्छा, आपको अपने बीच पाकर जो वहाँ के कैदी थे वो कैसा महसूस करते थे? नहीं, वो कई बार अपनी संजय सिंह बड़े नेता हैं भाई, कई बार अपनी समस्याएं बताते थे। और अच्छा, निश्चित रूप से मैं इसके बारे में जरूर काम करूंगा। बहुत जेन्युइन उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारे जेल के अधिकार हैं जो आम कैदियों तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो पहुंचने चाहिए। 10-10 साल से लोग अंडर ट्रायल हैं, विचाराधीन कैदी हैं 10 साल से। तो ये उस दूसरी जेलों में या उस जेल में भी कई विचाराधीन कैदी आते थे। ज़्यादातर तो ऐसे लोग थे जिनको सजा हो चुकी थी। जिस जेल में मुझे रखा गया था, जेल नंबर 2 में, उसी के एक हिस्से में जो आप कह रहे हैं हाई रिस्क वाले वो लोग थे। छोटा राजन उसी में है। तो ऐसे तमाम लोग थे, लेकिन उन लोगों से कोई सामना नहीं होता था, वो अलग तरीके से। और बाकी जो कैदी होते थे, उनके अगर कोई छोटे मोटे कुछ अपने काम होते थे, उनके किसी के बच्चे से संबंधित, किसी के भाई से संबंधित, तो मैं कोशिश करता था कि जब मैं कोर्ट की तारीख पे आऊँ तो लिख के आता था और अपने नोट डाउन कर लेते थे वहाँ पे, नोट डाउन कर लेता था। और जब भी लीगल मुलाकात होती थी या यहाँ पे जब मैं आता था तो परिवार से मिलने की जब इजाज़त होती थी, तो परिवार को वो कागज़ में देता था कि भाई इन लोगों के काम कर देना। ये जो अस्पताल से जुड़ा हुआ, किसी के स्कूल से जुड़ा हुआ, तो ये भी था। उनके बीच कभी प्रचार किया आपने कि भाई जेल में बंद है, जब बाहर आना तो आम आदमी पार्टी को वोट देना? कई बार तो मैं निकलता था तो वो लोग नारा लगाते थे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तो दूसरे सेल से सब चिल्लाते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी होता था। ये भी होता था। तो वहाँ पे मतलब बैठकी लगती थी, 4-5 लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं? हाँ, म्यूजिक रूम जहाँ पे है वहाँ पे बैठते थे। और मल्टीपल पर जो हॉल था जिसमें कि बैडमिंटन का कोर्ट था, वहाँ पे लोग मिलते थे। और ओपीडी में जब मैं जाता था दिखाने के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, तो वहाँ मिल जाते थे। तो ऐसे कुछ जगह थी जहाँ पे कि मिलते थे। आप जेल से बाहर आए, 2 नेता भी जेल के अंदर हैं। मतलब इसी का असर है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, जेल आधारित किताबें पढ़ने लग गए हैं। जैसे मैं अभी आया तो किसी ने यहाँ पे किताब रखी थी, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। तो भगत सिंह ने जेल के अंदर चिट्ठियाँ लिखी, तो उसके आधार पर किताब। आपने चिट्ठियाँ लिखी क्या जेल के अंदर से? बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, अपने घर वालों को लिखी। और बहुत कई सारी चिट्ठियाँ आती थी तो उनको मैं जवाब भी देता था। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिस दिन मैं जेल में पहुंचा उसके दूसरे तीसरे दिन ही एक शख्स की चिट्ठी आई। अच्छा। तो उसने खैर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कई सारे उदाहरण दिए थे कि कैसे कैसे लोग जेल में रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने 2 किताबें भेजी थी, काला पानी का दस्तावेज, आज़ादी के दीवाने। तो ये किताबें भेजी थी। भगत सिंह की जेल डायरी हिंदी की
पतली अच्छा, किताब थी। ये जो किताब अंग्रेजी वर्जन है। हाँ, ये आपने आप भी ये पढ़ चुके हैं? नहीं, इसकी हिंदी वाली? हाँ, हिंदी वर्जन में पढ़ चुका हूँ इसका। मैंने देखा लखनऊ में कुछ दिन पहले आपकी जो बेटी है इशिता सिंह नाम है, जी हाँ, तो वो भी आपका एक पत्र लेकर मंच से पढ़ती हुई नजर आई थी। वो पत्र तो जब मैं ईडी कस्टडी में था तब मैंने लिखा था, क्योंकि जब मैं ईडी की कस्टडी में गया तो दूसरे दिन बेटी आई, और फिर जब पत्नी मिलने आई तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी रो रही थी, बेटा काफ़ी परेशान था। तो मैंने वहाँ से वो चिट्ठी लिखी कि भाई, बहादुरी की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कोई संकट न पड़े। जब तक संकट नहीं है तब तक तो हर आदमी बहादुर है। जब संकट पड़ गया उस वक्त आपकी बहादुरी क्या है वही तो परखी जाएगी। तो मैंने इसको आधार बनाते हुए और लिखा कि भाई, मैं तानाशाहों से लड़ रहा हूँ और इस समय तुम लोगों को मजबूत रहना है, ऐसे कमजोर होने से थोड़ी काम चलेगा। और उसमें मैंने और कई सारे उदाहरण दिया कि भाई, अगर आप नेल्सन मंडेला के जीवन को देखें तो जिंदगी का 67 साल उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो एक लंबा सफर। उनके बारे में भी आपने जेल में पढ़ा? बहुत पढ़ा, सबसे पहले उन्हीं के बारे में पढ़ा, क्योंकि जब मैं जेल गया तो मैंने ये सोचा कि ये जेल यात्रा लंबी होगी और हमें ये पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से लोग जेल में रहे, हमारे महापुरुष या हमारे क्रांतिकारी। तो उनके बारे में तो सबसे पहला मैंने नेल्सन मंडेला को ही पढ़ा और मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। कितनी यातनाएं, जिस बैरक में उनको रखा गया था, जिस छोटे से सेल में खड़े होते थे तो उनका सर जो है उसमें दीवार में लगता था, ऊपर के छत में लगता था, इतनी छोटी सेल में रखा गया। कई वर्षों तक उनको फुल पैंट नहीं मिली पहनने की, हाफ पैंट में उनको रखा गया। आप वहाँ पे क्या पहनते जेल के अंदर? नहीं, अब यही नेता वाला ड्रेसअप रहता था? उस जेल की तुलना में तो अब की जेल कुछ नहीं है। वो तो वास्तव में जेल थी, कठिन जेल। अब हॉस्टल बन गया है। अरे हॉस्टल नहीं, अब की जेल और उस जेल की तुलना आप करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, लोग क्या सोचते हैं जेल के बारे में। सोचते हैं कि साहब वो 4 खाने का कुर्ता और पैजामा पहन के आपको दिन भर पत्थर तोड़ना, अब वो सब काम नहीं होते हैं। मतलब ये सब खाली फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो लेकिन जब अगर आप काला पानी के जेल की बात करेंगे तो वहाँ तो साल भर में 1 पत्र लिखने की छूट होती थी। यहाँ की जेल में आप 5 मिनट प्रतिदिन परिवार से बात कर सकते हैं, 15-15 मिनट की 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हफ्ते में कर सकते हैं। अच्छा। लीगल मुलाकात अपने वकीलों से हफ्ते में आधे घंटे 2 बार कर सकते हैं। अब सोचिए और काला पानी की जेल में या अंग्रेजों की जेल में तो 1-1 साल में पत्र लिखना मुश्किल हो जाता था। शहीद आजम भगत सिंह के पत्र या जो लोग जेल में रहे पत्र उनके कैसे गए वो एक अलग कहानी है उसकी। तो जो 5 मिनट बहुत सारे पत्र भगत सिंह जी के गायब भी हो गए, जो नहीं पहुंचा सके और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जा सका। जो आपको 5 मिनट का वक्त मिलता था बात करने के लिए, तो आप हाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता था। मैं लिख के आता था पॉइंट कि अभी जाके और पत्नी से बात करनी है, और जैसे ही अपनी बातचीत शुरू करता था। अब सोचिए कि जब मैं बाहर होता था तो यात्राओं में और कार्यक्रमों में कई दिन बीत जाते थे, घर पे फ़ोन भी नहीं करता था, लेकिन बाहर रहने पे वो 5 मिनट की कॉल बड़ी महत्वपूर्ण लगती थी कि यार सब कुछ बता दें। तो वो पीसीओ का जब जमाना था तो हम लोग देखते रहते थे। हाँ, बस उसी टाइप का 58-59 तो लगता है 5 मिनट खत्म होने वाले हैं, जल्दी बात। जब अंतिम के 30 सेकंड रह जाते थे तो मैं कहता था कि बस अब खत्म होने वाली है कॉल, तो फिर बात होगी। ठीक। मैं देखता हूँ 17-18 साल के नौजवान वो अपने सारे अभियान, सारी बातें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे वो तो चलाते हैं, लेकिन जब भी कोई संघर्ष का टाइम आता है, अब वो संघर्ष वाली पीढ़ी खत्म हो गई। मुझे लगता है यही तानाशाही को जन्म दे रही है। अगर आप बेरोजगारी का सवाल, और ये भी नहीं जरूरी है कि आप तुरंत तोड़फोड़ करने लगें और रास्ते में हंगामा करें, नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से आप बड़े आंदोलनों को खड़ा कीजिए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जेल और ये मुकदमों का भय अपने दिमाग से निकालिए। अगर आप भगत सिंह जी की बात करते हैं तो उनका क्या जीवन रहा है, मतलब कितने बहादुर इंसान थे। दुर्गा भाभी जी को पढ़िए, मैं समझता हूँ दुर्गा भाभी के बारे में तो पढ़ाया नहीं गया इस देश में ज्यादा। एक प्रसंग है उसमें कि दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोरा जी की शहादत हो चुकी है और उनका 3 साल का बच्चा है, और दुर्गा भाभी को भगत सिंह के वेश बदल के भगत सिंह की पत्नी बन के जाना है, उनको बाहर छोड़ने के लिए, कलकत्ता छोड़ने के लिए जाना है।
तो संवाद है भगत सिंह का और दुर्गा भाभी का। तो भगत सिंह थोड़े इमोशनल होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाभी भगवती भाई भी नहीं है और उनकी शहादत हो चुकी है, और जिस जोखिम भरे काम में आप इस वक्त हमारे साथ चलेंगी उसमें आपकी भी जान जा सकती है, और ये छोटा जो 3 साल का बच्चा है इसकी भी जान जा सकती है। तो आप सोचिए कितनी बहादुर महिला रही होंगी। उन्होंने कहा भगत सिंह तू भी तो किसी का बेटा है। ऐसे लोगों ने आजाद कराया इस देश को, ऐसे लोगों ने। तो जब उनको फांसी की सजा हो गई तो उनके जो बाकी दोस्त जिनको उम्र कैद की सजा हुई, उसमें एक थे जयदेव कपूर जो कानपुर के रहने वाले क्रांतिकारी। तो जब वो जाने लगते हैं तो कोतवाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जेलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भगत सिंह जी से मिलने दीजिए, क्योंकि अब पता नहीं कब मिल पाएंगे, अब तो हमें आप दूसरी जेल में लेके जा रहे हैं। उनको तमिलनाडु की जेल में ले जाया जा रहा होता है। तो जयदेव कपूर और उनके साथी जाते हैं, तो भगत सिंह जी के सेल के सामने वो खड़े होके अपने अंदाज में कहते हैं कि क्यों सरदार, डर तो नहीं लग रहा है? ये उसमें संवाद है, पढ़िएगा। रोमांचित हो जा रहा हूं बोलते हुए। तो भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं कि डर तो अब तुम लोगों को लगना चाहिए, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं अपना काम पूरा करके, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है, जेल की यातनाओं को भी झेलना है तुम्हें और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ना है। ऐसे बहादुर लोग। हम लोग जेल से डरते हैं, छोटे छोटे जेल का डर दिखा के किसी को एक फाइल पकड़ाते हैं भाजपा वाले, दूसरे दिन पटका पहन लेते हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना होगा, खासतौर से विपक्ष के मित्रों को इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में। नीतीश कुमार जी सोचिए, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे हुए व्यक्ति, वो चले गए बीजेपी के साथ। मैं जेल में ही था, मैं तो पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। जेल में खबरें मिलती थी क्या आपको? हाँ, सारे अखबार मिलते थे, टीवी चैनल चलते थे वहाँ पे। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो खबर मिल सारी जानकारी मैं लाइव देख रहा था उस समय। अच्छा, मतलब सब कुछ पल पल की खबर आपको वहाँ से सब मिल रही थी। अच्छा, जैसे मैं जब घर से आता हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, तो घर की कुछ दिन तक याद आती है। आपको भी याद आई थी क्या परिवार की, किसी की? नहीं, देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पिछले 30 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, और मुझे नहीं याद है, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि मुझे कभी नहीं याद है कि मैं एक हफ्ते लगातार अपने घर रहा हूँगा। हफ्ते 10 दिन अगर लगातार घर रहा हूँगा तो वो खबर है मेरे लिए, घर वालों के लिए, कि भाई अरे कहीं इनकी यात्रा नहीं लगी। तो ऐसा तो जीवन हमारा रहा है। अच्छा, हम फिल्मों में देखते थे कि पुलिस जो है किसी पे दबाव बनाती थी कि सरकारी गवाह बन जाओ और हम तुमको कम सजा दिलवाएंगे या फिर छोड़ देंगे। तो अब जब आप अपना उदाहरण दे रहे हैं, आप अपनी बात रखते हैं, तो हमें वही वाला सीन याद आ रहा है। ऐसा ही है क्या? ईडी ऐसा ही कर रही है क्या कि सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें ऐसा कर? साफ तौर पे दिख रहा है। मैं केजरीवाल जी के केस के बारे में भी विस्तार से आपको बताऊंगा। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। गवाह तो सरकारी गवाह तोड़ तोड़ के बना, और उस जमाने में भी हुआ था। भगत सिंह जी के एक साथी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं करेक्ट करके बता दूंगा, शायद जय गोपाल, या वो टूटे, कई और साथी टूटे। तो आपके वाले केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? नहीं, हमारे वाले केस में तो मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। बाकी साथियों के जो केस हैं, जो गवाहों के बयान के आधार पर समन भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी जो हमारे साथी हैं उनके केस में जरूर गवाहों के ऊपर दबाव बना के उनसे गवाह लिया गया है, गवाही ली गई है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, अभी मैं उसको बताऊंगा आपसे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऑफर तो सबको दिया गया, ये ऑफर तो सबको दिया गया कि आप मिल जाइए, केजरीवाल के खिलाफ बोलिए तो आपको बरी कर दिया जाएगा। आपके पास भी ऐसा ऑफर आया था? हमसे हिम्मत नहीं करते, हमको जानते हैं कि भाई ये लोग टूटने वाले हैं नहीं, तो क्यों निरर्थक प्रयास करें। हम कहीं फिर उसको निकल के अदालत में बता देंगे या मीडिया में बता देंगे तो और उससे बदनामी ही होगी। आपने देखा कि जेल में क्या समस्याएं हैं, और आप ये भी समझ चुके हों कि जेल के अंदर जो है अंदर बैठ कर लंबे समय देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 80% अंडर ट्रायल हैं देश की जेलों में। 80% लोग विचाराधीन कैदी हैं। मतलब वो 3 साल 4 साल जेल में रहते हैं, उनको बेल नहीं मिलती। 10-10 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिलती।
और उसके बाद जब वो छूटते हैं तो बाद में बरी हो जाते हैं। तो 10 साल उनकी जिंदगी का जो गया उसकी जवाबदेही किसकी है? 5 साल 4 साल जो वो जेल में बंद रहे उसकी जवाबदेही किसकी है? जीएन साईं बाबा जो 10 साल जेल में रहे और उसके बाद उनको निर्दोष साबित कर दिया गया, तो 10 साल उनकी जिंदगी का एक दिव्यांग व्यक्ति जो 90% दिव्यांग है और जिनको अपने दैनिक क्रिया के लिए भी लोगों की सपोर्ट चाहिए, उस व्यक्ति का वो 10 साल लौटाएगा कौन? ये सबसे बड़ी पीड़ा की बात है। अच्छा, आपका प्लान बी क्या है? अगर मान लीजिए कि केजरीवाल बहुत दिन तक अंदर जेल में रहते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? कुछ तो प्लान बी तैयार किया होगा। सरकार चलेगी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहली बात तो अब ज़्यादा दिन जेल में रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबूत और तथ्य माननीय अदालत के सामने आ रहे हैं। मार्च में उन्होंने ऑर्डर किया है कागजों की जांच करने का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का केस पूरी तरीके से फर्जी है। ये अगर आप किसी होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे देंगे या अगर आप किसी सिविल डिफेंस वालों को भी, 10वीं के बच्चों को भी जांच करने के लिए दे देंगे तो बता देगा कि केजरीवाल जी का केस कैसे फर्जी है। अरविंद केजरीवाल के केस में कुल 4 गवाह हैं और ईडी ने 162 लोगों की गवाही ली है। सीबीआई ने 294 लोगों की गवाही ली है। 456 लोगों की गवाही में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया है। 50,000 पन्ने की चार्जशीट दोनों एजेंसियों ने मिलाकर दाखिल की है। 20,000 से ज्यादा पन्ने छिपा लिए हैं, उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाला है। उसकी जांच के लिए आदेश अभी न्यायालय ने दिया है और उसकी जांच हमारे वकील कर रहे हैं। और इन 4 गवाहों ने भी कैसे केजरीवाल का नाम लिया, किन परिस्थितियों में केजरीवाल का नाम लिया, ये 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। 16 सितंबर 2022 को मंगुंटा रेड्डी के घर में ईडी का छापा होता है। 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे राघव रेड्डी की गिरफ्तारी हो जाती है। 5 महीने तक वो जेल में रहता है। 5 महीने के बाद 16 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 16 जुलाई को केजरीवाल का नाम लेता है, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। इन 5 महीनों के दौरान वो 6 बयान देता है। इन 5 महीनों में मंगुंटा रेड्डी 3 बयान देता है। दोनों के 8 बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसको छिपा लिया जाता है। जिसमें वो केजरीवाल का नाम लेते हैं वो बयान कोर्ट में रख दिया जाता है। जबकि सेक्शन 50 ये कहता है कि आप ईडी के सामने कोई झूठा बयान दे ही नहीं सकते, देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आते हैं शरद रेड्डी पे। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी पे छापा होता है। 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट होती है। 25 अप्रैल को उसकी रिहाई होती है। इस दौरान वो 12 बयान देता है और 12 बयान में 10 में से केजरीवाल का नाम नहीं लेता, अंतिम 2 में केजरीवाल का नाम लेता है। उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। 10 बयानों को छिपा लेती है ईडी। ये है जांच। आप बताइए क्या जांच है इसमें? ये सारी बातें हम क्या मामला है? और दूसरी चीज, वो शरद रेड्डी जिसको किंग पिन कहती है ईडी, मैं नहीं, किंग पिन कहती है ईडी, अब उस शरद रेड्डी ने 10 नवंबर की उसकी गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को पहले तो 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी, फिर अलग अलग समय पर 55 करोड़ रुपए और उसके पहले 5 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा को दी। तो शराब घोटाला तो भाजपा ही ने किया है। उन पे ईडी सीबीआई का छापा होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे क्यों नहीं हो रही? जो सीधा सीधा मनी ट्रेल दिख रहा है कि आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया, वो ईडी की अरेस्ट की गिरफ्त में है, जुडिशियल कस्टडी में है और उस दौरान वो आपको चंदे दे रहा है। किंग पिन है वो शराब घोटाले का ईडी के मुताबिक। सर, ये सारी बातें हमने आपके तमाम इंटरव्यूज में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। हमें ये बताइए सर, अगर नौबत आती है तो दिल्ली में अगर नया मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो फिर कौन होगा? क्या आप तैयार हैं कि नहीं उसके लिए? अरे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तो सांसद हूँ और दूसरी चीज ये है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे, उनके काम पे वोट दिया है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं है। इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं। अब तक ऐसा पहला मामला है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है,
तो सबसे पहले लोग इस्तीफा देकर इसलिए कि अंदर अब तक ऐसी सरकार ही नहीं थी। ऐसी सरकार तो पहली बार आई है ना जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे गिरफ्तार करने की तैयारी में है। तो सारे विपक्ष की सरकारों को आप खत्म कर देंगे, वे खत्म कर देंगे आप। बातें नैतिकता की भी की जाती है। तो नैतिकता की बात कौन कर रहा है भाई? सिसोदिया जी मणिपुर में इस्तीफा देकर गए थे। सुनिए, मणिपुर में एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा। वो कारगिल का फौजी ये कहेगा कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल तक मणिपुर हिंसा में जलेगा। उस मुख्यमंत्री को माला पहना के अपने कंधे पे बिठा के घुमाएगी भाजपा। उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी का बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देगा, उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। वो तो देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे। हमारे पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्यों? वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्यों वो अच्छा बिजली पानी का इंतजाम कर रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा, इसलिए उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। ये नैतिकता है भाजपाइयों की। और भाजपाइयों से हमें नैतिकता सीखनी है, जो भ्रष्ट पार्टी है हिंदुस्तान की अब तक की। नोटबंदी का घोटाला उन्होंने किया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ उन्होंने किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करने का जुल्म उन्होंने किया। तो ये तो महाघोटालेबाज। और इस शराब घोटाले की भी पूरा सच सामने आ गया। शराब का घोटाला भी भाजपाइयों ने किया है। देखिए ना, पूरी डिटेल है सामने। अच्छा, इस गिरफ्तारी के विरोध में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, सब जुटे हुए हैं, लेकिन राघव चड्ढा नहीं दिख रहे, वो कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए। कब तक आएंगे? अब मेरी जानकारी में, क्योंकि जब से मैं आया लगातार काम में ही जुटा हूं, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या संजय सिंह को इस बार यूपी में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? आप इतने बड़े नेता हैं, एक सीट तो यूपी में मिलनी चाहिए। अरे भाई, 12 जनवरी को तो हमारी पार्टी ने हमें राज्यसभा भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने। वहाँ की जिम्मेदारी निभाने में मेरे ख्याल से कोई कमी तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं बीजेपी वाले, बार बार सस्पेंड होता रहता हूँ मैं। तो अभी जो काम कर रहा हूँ करने दीजिए। अभी 6 साल मुझे राज्यसभा का काम करना है। जब कांग्रेस के साथ पंजाब में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये बात। और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लड़ेंगे यूपी में, उनके लिए प्रचार भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जो करना होगा करेंगे। और जल्दी ही जा रहा हूँ लखनऊ, और वहाँ इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात भी करूँगा। आखिरी सवाल कि पंजाब में जो है कांग्रेस के साथ आपकी जो है वहाँ पर गठबंधन नहीं है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि वहाँ इनकी कुश्ती चल रही है और दिल्ली में इनकी दोस्ती है, तो ये बात जनता कब कैसे रास आएगी? ये तो एनडीए के दलों में भी होता है, कई जगहों पे वो लोग आप तो अलग रास्ता दिखाते हैं। कह रहा हूँ, एक एनडीए के दलों में भी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने लड़ती है कई राज्यों में, और बिहार में साथ करती है, और ऐसे बहुत सारे दल हैं। तो मतलब आम जीवन में संभव है क्या कि आप किसले के साथ यहाँ पे दोस्ती कीजिए और जाके यूपी में दुश्मनी कीजिए? ये दोस्ती दुश्मनी का सवाल नहीं है, ये रणनीति का सवाल है। भाजपा का क्या वजूद है पंजाब के अंदर? भाजपा का कोई वजूद तो है नहीं वहाँ। कोई, हम विपक्ष को क्यों एक स्पेस दें भाजपा को? वहाँ पे जो भी जीतेगा इंडिया गठबंधन का जीतेगा। तो ये रणनीति का हिस्सा है कि कई बार दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है, ऐसा कहें? देखिए, दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाला सवाल नहीं है। आज के समय में इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए जो संकट है, उससे लड़ने का सवाल है, वरना कुछ बचेगा नहीं। डेमोक्रेसी आपकी नहीं बचेगी। जिस तरीके से आपको टारगेट कर करके एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए एबीपी लाइव। इसी इंटरव्यू से पहले आप जो है सो गए थे, लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, उम्मीद करते हैं। अब मोदी जी को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एबीपी लाइव से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।